हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि लाला की जो कहानी थी उसको सुना था कि किस तरह से पैसे या मुद्रा का सृजन किस तरह से हो जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, और हमें समझ में आया था कि तो हवा में उसने बना दिया है ना। अच्छा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली जो हमारे देश में है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो किस तरह से इस चीज को कर रही होती है, किस चीज को, मुद्रा का सृजन किस तरह से हो रहा था, मनी क्रिएशन कैसे होता है, पैसा कैसे बन रहा है ना। आप समझ रहे हैं कितना बोलते हैं ना, बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पे रुपया डायरेक्टली, मतलब हमारे देश में तो मुद्रा रुपए को ही बोलते हैं, तो वो कैसे बन रहा है वो चीज समझना कितनी इंपॉर्टेंट, और कितना बचपन से मैंने समझा था ना कितने रुपए हैं कैसे हैं, तो उस वाले एंगल से भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट तो क्या क्या है, जमा तथा ऋणदान निर्माण की प्रक्रिया है। व्यावसायिक बैंक किसको बोलते हैं? उन फर्मों और व्यक्तियों, बैंक का काम क्या होता है मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे पैसा ले लिया और जिनको चाहिए पैसा उनको दे दिया, ये आपकी बैंक आ गई। तो बैंक एक तरह की क्या होती है, एक तरह का इंटरमीडियरी होता है, मझिया होता है ना। इंटरमीडियरी समझ रहे हैं, जो बीच में आपका एक तरह का वो बोल सकते हैं, इसको दलाल भी बोलते हैं कई बार, ठीक। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एक वित्तीय मध्यस्थता करने वाला इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। कौन? बैंक। अच्छा, करता क्या है, ज्यादा जिसके पास पैसा उससे लिया, जिसको पैसे की जरूरत है उसको दे दिया, लेकिन जिससे पैसे लिया उसको इंटरेस्ट पे करता है और जिसको पैसे देता है उससे इंटरेस्ट लेता है। इसको मान लीजिए 5% पर इंटरेस्ट वापस दे रहा है और जिसको लोन दे रखा है उसको 8% पे दे रखा है। तो ये जो 3% का जो बीच का आया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड, ये हम लोग बात कर चुके थे, वही चीज लिखी हुई है। वह उन व्यक्तियों जिनके पास अतिरिक्त कोष होते हैं, ज्यादा पैसा होता है, तथा वह जिनको कोषों की आवश्यकता होती है के बीच मध्यस्थता करता है, ठीक है, इंटरमीडियरी का काम करती है बैंक। अच्छा, और क्या बात है, लोग बैंकों में मुद्रा क्यों रखते हैं पैसा? 2-3 चीजें हैं भाई। सबसे पहली चीज बात तो ये है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप 1 लाख रुपए घर पे रखे हुए, 1 लाख रुपए अपने बैंक में रखा हुआ है, 3% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो सालों में आपको 3,000 रुपए तो मिल गया। घर पे रखा हुआ है तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि सुरक्षित ज्यादा होती है। क्या होता है? सेफ्टी। कहां पर? बैंक में। बैंक में आपके पैसे चोरी भी हो गए तो बैंक की जिम्मेदारी है कि आपको पैसे दे, घर में चोरी हो गए तो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो ये सारी चीजें है। तीसरा क्या है? कन्वीनियंस, सुविधाजनक। किस चीज की सुविधा? आपको पैसे पे करने हैं, मद्रास में कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसने बोला कि भाई मेरा ये अकाउंट नंबर है। अब तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, पेटीएम से कर देते हैं, गूगल पे से कर देते हैं, यूपीआई बेस्ड किसी भी एप्लीकेशन से कर देते हैं, भीम से कर देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर देते हैं। तो करते क्या है, अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो आपको यहां से मद्रास जा करने की जरूरत नहीं है। मद्रास तो खड़े बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं, तो चेन्नई जा करके पे करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने घर से उसका मोबाइल नंबर अगर लिंक्ड है उसके बैंक अकाउंट से, तो आपने डायरेक्टली पे कर दिया। तो हुआ क्या यहाँ पर कि बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक तरीके से आपने पे कर दिया। अदरवाइज क्या होता है, अभी हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा सामान ई कॉमर्स पे खरीदते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ भी खरीदा, मान लीजिए मद्रास में या चेन्नई में कोई इंसान कुछ बना रहा है, ठीक है, कोई भी एक बॉक्स बना रहा है पैक करने का सामान, वो बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने देखा ये बॉक्स कितने रुपए का है, 100 रुपए का। अच्छा, मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या तो देखा 30 रुपए की डिलीवरी चार्ज लगेगा, तो 130 रुपए का लगेगा। अब 130 रुपए में वो चीज मेरे पास पहुंच जाएगी, उसको पेमेंट भी हो जाएगा। अदरवाइज तो मैं उस इंसान से कभी खरीद ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं सोचता भाई चेन्नई तक कि मुझे जानकारी नहीं है, एक तो ई कॉमर्स वेबसाइट मिल गई है, फिर वो चीज मुझे कैश में पेमेंट करनी है। हालांकि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी लोग देते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली उसको पे नहीं कर रहे हो। तो एक पूरा मध्यस्थता का ग्रुप बना हुआ है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, सामने वाले इंसान के पास भी बैंक अकाउंट है, तो बहुत ही इजीली एक दूसरे के पास ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा सुविधा मिलती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, और समझिए, बैंकों में मुद्रा इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंक जमा पर कुछ ब्याज प्रदान करते हैं, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। बैंकों में अतिरिक्त कोषों को रखना घर की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित भी होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कन्वीनियंस, वो भी एक बेनिफिट है। आधुनिक संदर्भ में मांग जमा लेन देन को चेक तथा डेबिट कार्ड के कारण अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित बना देते हैं। ये भी वही चीज है जो मैंने आपको बताया था। देखो, डिमांड ड्राफ्ट है, आपके पास चेक है, अब तो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड भी है, तो आप उनसे क्या कर देते हो, आप बहुत आसानी से पेमेंट कर पा रहे होते हो। सुरक्षित भी होता है। कैसे? आपके पास, आप कहीं पर जा रहे हैं, होता ही है
ठीक है, मान लीजिए कहीं पर भी आप जा रहे हैं, किसी ने आपको चोरी चपाटी करना स्टार्ट किया तो उसने आपसे कहा जो भी पर्स में पैसे निकाल करके दो, आपने देखा 500-600 रुपए पड़ा हुआ था, आपने दे दिया। लेकिन अगर सब कुछ कैश में ही चल रहा होता तो आप 500-600 रुपए नहीं रखते, अपने घर में ज्यादा पैसे रखते। पहले ऐसा होता था, लोगों की सैलरी आती थी उसके बाद से लोग बैंक से काफी पैसे लेकर के आ जाते थे कि बार बार बैंक में जाना पड़े, लाइन ना लगानी पड़े। जब से एटीएम कार्ड्स हैं और आप डायरेक्टली मोबाइल बैंकिंग से ट्रांजेक्शंस कर लेते हो तो बहुत कम पैसे लोग अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा पैसे हैं और कहीं पर चोरी चपाटी या कुछ भी हुआ तो आपका कितना ही पैसा जा रहा है, आप तो बोलोगे एटीएम कार्ड है इससे थोड़ी पैसे निकाल लोगे, है ना? तो क्यों? क्योंकि वो तो चोर निकाल नहीं सकता है। तो करेंसी अगर आपके पास कम है तो उसका बेनिफिट है। ऐसे ही चेक में हम लोगों ने आपको बताया था बिजनेस स्टडीज में जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग उसको ऐसे करके 2 मार्क भी कर देते जब अकाउंट पे ही चेक होती है। तो इससे क्या हो जाता है, चेक अगर आपके पास है और बेरर चेक नहीं है, आपने अगर उसको मार्क कर दिया तो वो अकाउंट पे ही चेक हो गई, जिसमें जिस इंसान के अकाउंट नंबर लिखा हुआ है उसी अकाउंट में जाकर के पैसे जमा होंगे, तो वो भी सुरक्षित हो गई। आपसे किसी ने चेक छीन भी लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको वो कुछ कर नहीं सकता। पैसा छीन लिए तो आपका नुकसान हो गया, है ना? तो क्या हो जाता है, चेक और डेबिट कार्ड के कारण अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित भी बना देते हैं, भले ही इस प्रकार के जमा पर कम या शून्य ब्याज मिलता हो। ठीक, अच्छा, डिमांड डिपॉजिट्स पे कब मिलता है? डिमांड डिपॉजिट्स मतलब हम लोगों का होता है बचत खाता, आम लोगों का, ठीक, जो भी लोग हैं सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट पे काफी कम हो जाता है। अभी कुछ मैंने थोड़े दिन पहले देखा था 2.75% हो गया है, पहले 4% तक था। पिछले 1-1.5 साल से मैंने न्यूज वगैरह बहुत कम फॉलो की है, करना चाहिए लेकिन इस काम में ही अभी रहता हूं। तो और पिछले 1-1.5 साल में हुआ क्या है कि इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा झटका लगा कोविड-19 की वजह से। तो बहुत सारी चीजें जो बहुत ज्यादा बदल गई हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो रही है, तो ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है। तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर दिए गए हैं, ठीक है। मैं जब था तो कुछ रेपो रेट 6%, 5.5% के आसपास चल रहा था, अभी 4% आ गया है, ये भी बहुत कम हो गया। पिछले वीडियो में मैंने पिछले से वीडियो में बताया था कि एसएलआर हम लोग बात करते थे तो मुझे 21% तक का याद था कि उस टाइम पर हुआ करता था, अभी 18% हो गया है। तो सारे ही रेट्स घटा दिए गए हैं। जब इंटरेस्ट रेट घटा रहे होते हैं तो क्या होता है, कम इंटरेस्ट रेट पर मनी सप्लाई बढ़ती है, और मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो ग्रोथ का भी उससे रिलेशन होता है। ज्यादा मनी सप्लाई है तो महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन ग्रोथ को भी पुश मिल रहा होता है। ठीक, कैसे मिल रहा होता है वो आपको मैं अभी आगे कभी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि सब क्यों किया सरकार ने, कि ग्रोथ बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कम हो गई तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हमारा इस साल तो कोविड-19 की वजह से, ठीक है। अच्छा, वैसे पिछले 4-5 साल से काफी ग्रोथ रेट लगातार गिरता चला जा रहा था, ठीक। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पर, आप समझ लीजिए कि चेक और डेबिट कार्ड की जो मैंने बात की वो तो सारे लोगों को पता ही चल गया कि सुरक्षित है, ज्यादा सुविधाजनक है। लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जहां से आप पैसों को तुरंत का तुरंत निकाल सकते हो, आपने एफडी करा रखी है 5 साल की, तो उसको तोड़ने में पहले तो हर्जाना लगता था, अभी वैसा सीन नहीं है, लेकिन उसको हम डिमांड डिपॉजिट नहीं मानते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या है, बचत खाता हो गया आपका। दूसरा क्या हो जाता है, चालू खाता। चालू खाता किसका होता है, जो बिजनेसेस होते हैं उनका चालू खाता होता है, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में आपको 0% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन सुविधाएं ज्यादा मिलती है। यहाँ पर 2.75% का इंटरेस्ट है, तो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको सुविधा बहुत मिल रही है ना, आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो, आप चेक यूज कर पा रहे हो, आप डेबिट कार्ड यूज कर पा रहे हो, ठीक। अच्छा, तो ये सारी चीजें हो गई। अब समझिए, यह मानकर कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जिसने बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं, एक ही समय में सारे लोग अपने पैसे को निकालने आएंगे नहीं, जैसे कि लाला के केस में था, याद करिए पिछले वीडियो में, ठीक। बैंक इन कोषों का मतलब जो बैंक के पास पैसा है, कोष मतलब रिजर्व, जो पैसे हैं, किसी अन्य व्यक्ति को जिसको कोषों की आवश्यकता है, जिसको पैसे की आवश्यकता है, उसको ब्याज पर दे सकता है। नॉर्मली ऐसा होता ही है। स्वाभाविक है कि बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उधार लेने वालों से उनको समय पर उधार जो पैसा दिया था वो वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने जो पैसा लेकर के आई है वो बैंक का खुद का पैसा तो है नहीं, लोगों का पैसा है। अब बैंक ने मन मर्जी से लोगों को उधार बांट दिया, ऐसे लोगों को उधार बांट दिया जो पैसे वापस ना कर पाए, तो जिन लोगों से पैसा लिया था उनके तो पैसा डूबने का खतरा बन जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि पूरी बैंकिंग सिस्टम के लिए काफी खतरनाक हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स रही हैं। अभी यस बैंक में भी इस तरह की चीजें हुई थी। यस बैंक ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसा बांटा और उनमें से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा नहीं वापस कर पाई क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो यस बैंक में काफी ज्यादा नुकसान हो गया था लोगों को, ठीक। फिर क्या हुआ, मतलब वापस में एसबीआई आ गई और आरबीआई के निर्देश पर एसबीआई ने बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग खरीद ली। तो जिन लोगों ने पैसे जमा किए तो उनके पैसे नहीं डूबे, लेकिन यस बैंक में जो भी इन्वेस्टर्स थे उन लोगों को काफी नुकसान हुआ। अच्छा, जिनके पास शेयर्स थे यस बैंक के, तो हुआ क्या कि आप जब पैसे देते हो आगे वाले को, तो आपको यह भी सुनिश्चित करना होता है कि इससे पैसा वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो किससे सुनिश्चित करना पड़ता है, जिन लोगों को आपने पैसे दिए हैं, ठीक। अच्छा, तो वही चीज लिखी हुई है। स्वाभाविक है कि बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि उधार लेने वालों से उनको मतलब किसको, बैंक को समय पर धन वापस मिल जाए या नहीं मिलेगा। अच्छा, और देखिए, इसलिए बैंक आमतौर पर जमाकर्ताओं को उनके मांगे जाने पर पैसों को चुकाने के लिए कोषों के एक हिस्से को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं,
लोगों ने सब मिलाकर के पैसा जमा कर दिया बैंक में 1000 करोड़। ठीक है, बैंक को लग रहा है सारे लोग तो एक साथ मांगने आएंगे नहीं, तो कुछ पैसा ऐसा होगा, मान लेते हैं अभी के लिए कि 50 करोड़ बैंक हमेशा अपने पास रखती है कि कोई मांगने आ गया तो उसको पैसे तुरंत दे दो। क्यों? क्योंकि लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि हम जब मांगने जाएंगे हमें तुरंत का तुरंत पैसा मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, और शेष को उधार पर दे देते हैं। तो जब शेष को उधार पर दिया जाता है उसी से हमारा क्या हो रहा होता है, एक तरह से मनी क्रिएशन, जो मुद्रा है वो बन रही होती है। और आप समझिए कि बैंक का तो मेन बिजनेस क्या है, जितना ज्यादा लोन बांट दो। लेकिन जितना ज्यादा का मतलब अगर 1000 करोड़ का पूरा 1000 करोड़ बांट दिया और कोई भी पैसे मांगने आ गया तो बैंक के पास तो कुछ भी नहीं उस टाइम पर देने के लिए, तो समस्या भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा, यार बैंक में पैसे लेने गए, बैंक के पास पैसे ही नहीं है, तो सारे लोग अपना पैसा निकाल लेंगे और हमारा जो पूरा सिस्टम है मनी क्रिएशन का वो टूट जाएगा। इसलिए केंद्रीय बैंक इस चीज को बहुत इंश्योर करती है कि ऐसा कभी ना हो पाए, है ना। और इसीलिए बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री बोला जाता है, बहुत ही नियंत्रित इंडस्ट्री है बैंक। क्यों? पैसे का काम है एक तो, और वो भी दूसरे लोगों का पैसा है। ठीक, आप दूसरे लोगों के पैसे को मैनेज कर रहे हो, बैंक पूरा बैंकिंग सेक्टर इस तरह से काम करता है। लेकिन लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उससे मनी क्रिएशन हो रहा होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए सरकार कोशिश करती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब 50 करोड़ रखा जाए बैंक के द्वारा या 100 करोड़ रखा जाए, ये बड़ा प्रश्न है। अब 100 करोड़ अगर रखा बैंक ने तो 1000 में से 100 घटा दोगे तो कितना बचा? 900 करोड़। तो बैंक 900 करोड़ रुपए ही लोन में बांट सकती है। अगर आपने 50 करोड़ रखा तो आप 950 करोड़ बांट सकते हो। अब बैंक चलाने वाले लोगों को क्या लगता है? उनको तो लगता है कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा लोन बांट दो उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोन ही तो उनको फायदा देता है। लोन ज्यादा इंटरेस्ट से बांटते हैं, डिपॉजिट्स जो होते हैं जिनके पास जमा होता है उस पर भी ब्याज देते हैं, लेकिन वो ब्याज का अंतर स्प्रेड होता है, उसी से तो उनको मुनाफा हो रहा होता है। तो वो कितना होना चाहिए ये कौन निर्धारित करेगा? ये बैंक खुद से निर्धारित करेगी या कोई और होगा? तो यहां पर आ जाती है हमारी आरबीआई, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक निर्धारित करती है अलग अलग तरह से, वो क्या क्या चीज होती है उसको हम लोग देखेंगे अभी, कि आप कितना पैसा आपको हमेशा रखना चाहिए अपने पास। ठीक, क्यों? क्योंकि लोग जब वापस मांगने आए तो आपके पास पैसे हों, है ना। लोग ज्यादा भी मांगने आ सकते हैं तो फिर आरबीआई उसको मैनेज करवा देती है, लेकिन आपके पास कम से कम इतना होना ही चाहिए, ये इसकी वैधानिक अनिवार्यता है। और अगर आप उस वैधानिक अनिवार्यता को उल्लंघन करते हो तो फिर आपके ऊपर फाइन पड़ता है। ज्यादा बार उल्लंघन होता है तो आपका बैंकिंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि देश ऐसा होता नहीं कि सारे बैंक इस चीज को मानते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? चूंकि बैंकों की आमदनी का मुख्य स्रोत दिए गए ऋण से कमाया जाने वाला ब्याज है, इसीलिए कोई भी बैंक जितनी अधिकतम संभावित राशि है, जितना ज्यादा पैसा डाल सकते हैं, दे सकते हैं लोन पर, वो देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दे देता है। लेकिन इसी में क्या हो जाता है? मांग पर जमाकर्ताओं को चुकाने में सक्षम होना। क्या लिखा हुआ है? मांग पर। जब भी मैंने बैंक में पैसा जमा किया है और जब भी मैं मांगने जा रहा हूं, मैं जमा करता हूं, और जब मैं मांगने गया तो बैंक से जब मैंने मांगा तो भाई वो तुरंत मुझे पैसा दे। ये बैंक के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं तो मुझे लगेगा यार मैं बैंक में पैसे मांगने गया, मेरी पैसा था और मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं लोग, तो इसका मतलब बैंक की हालत बहुत खराब चल रही है। तो ऐसे में क्या हो जाता है? बैंक का जो पूरा एग्जिस्टेंस है, पूरा अस्तित्व, वो खराब होने लग जाता है। ठीक, डगमगाने लग जाता है। तो ऐसे जैसे होता है ना, इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता था, ऐसे समझ लीजिए। तो यहां पर इंद्र का सिंहासन बैंक हिलना तब स्टार्ट कर देती है जैसे ही आपको पता चला कि बैंक की हालत खराब हो रही है। और वो कब लगेगा? जो आप पैसे मांगने गए, आप नहीं जमा किए गए पैसे और वो नहीं मिले। तो इसलिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पूरी बैंकिंग प्रणाली के लिए भी क्या लिखा हुआ है? एक ही बैंक के लिए नहीं होता, सारी बैंक्स के लिए होता है। यार मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा हुआ, उदाहरण के तौर पर, कोई नाराज होने की बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से बात कर रहा हूं कि आईसीआईसीआई बैंक में आप पैसे निकाल लेंगे, आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। फिर लोगों को लगेगा यार मेरा तो एचडीएफसी में जमा है, हो सकता है वहां पर भी ना मिल रहा हो, मेरा तो एसबीआई में जमा है, वहां पर भी ना मिल रहा हो। सारे लोग अगर पैसा निकालने लग जाएंगे बैंक से तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो टूट जाएगा। इसीलिए पूरी की पूरी बैंकिंग प्रणाली के लिए भी काफी क्या हो जाता है? रिस्की होता है उनके एग्जिस्टेंस के लिए। इसीलिए आरबीआई जो है, आरबीआई का काम क्या है कि बैंकिंग सिस्टम चलता रहे। और पूरी बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या खतरनाक है कि लोग पैसे निकालने गए और उनके पैसे नहीं निकल पाए किसी भी एक बैंक से, तो उस बैंक के लिए तो है ही प्रॉब्लमेटिक, बाकी बैंक्स के लिए भी हो जाता है। तो ऐसा ना हो ये इंश्योर करना आरबीआई का काम है। तो इसलिए क्या हो जाता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्या कि जब कोई पैसे मांगने जाए उसको पैसे मिल जाए, है ना। इसीलिए लोग अपने धन को बैंकों में तभी रखेंगे जब वे पूर्णतः आश्वस्त होंगे, उनको एकदम श्योर होंगे कि जब भी वो पैसे मांगने जाएंगे उन्हें तुरंत ही पैसे मिल जाएंगे। ठीक, कभी कभी मोरेटोरियम बोलते हैं। अभी जैसे यस बैंक को थोड़े दिन के लिए लगा दिया गया था कि आपको पैसे निकालने हैं, आप निकाल सकते हो, लेकिन कुछ लिमिट लगा दी थी 10,000 रुपए या 50,000 रुपए की, आप उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते कुछ दिनों तक। ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक थी, लोगों का खुद का पैसा है और उसको भी आप कुछ दिन तक नहीं निकाल सकते। वो बैंक की हालत
एकदम से खराब ना हो जाए इसको लेकर के किया जाता है, उसके भी अपने रीजंस हैं, लेकिन आप फिर निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़े दिन के लिए लगाया गया था और उसके बाद से छोड़ दिया गया, तो इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक, अच्छा, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन, अब हम लोग इस चीज को पहुंचेंगे। अब इसमें भी बैलेंस शीट का एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज वाले बच्चों को बड़ा होगा, मेनली अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ते हैं, लेखा शास्त्र में पढ़ते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक को आप लोग अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी जो आपने पढ़ा हुआ है ना, वो सारी चीजें क्या हुई है कि जो लाला वाली स्टोरी थी, लाला वाला पूरा केस था, उसको रिलेट करेंगे बैंक से, कैसे हो रहा है। अभी तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको ये बता दिया कि व्यवसायिक बैंक क्या करती है क्या नहीं करती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम। ओके, इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।